जब भी हम एक एडवेंचरस लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हम पायरेट्स की लाइफ के बारे में ज़रूर सोचते हैं कि क्या ही लाइफ होगी उनकी। मतलब बस सी शैंटे गाते गाते ट्रेजर या एक न्यू कंट्री की तलाश में निकल जाना। बट मतलब ये सोचने में ऐसा लगता है, बट पायरेट की लाइफ इतनी आसान नहीं थी जितनी हमें लग रही है। आइए देखते हैं कैसे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये पायरेट्स आए कहाँ से थे, और इसका कोई एक आंसर नहीं है, क्योंकि पायरेट्स ना अलग अलग जगह से निकले थे अपने अलग अलग मकसद के साथ। किसी को मजबूरी ने पायरेट्स बना दिया, कोई अमीर होने के लिए बस सबको लूटना चाहता था, और कोई नई जगह देखना चाहता था, मतलब नई जगह की खोज में निकला था। जैसे देखो पहले के टाइम पे ना वार बहुत होती थी, तो कुछ लोग ना फालतू में ही मारे जाते थे। जैसे विलेज जला दिया गया तो उसमें जो लोग थे वो वैसे ही मर जाते थे। और उन सब चीज़ों से बचने के लिए ना लोग समुद्र में जाना स्टार्ट किया अपनी अपनी शिप बना के, ताकि वो बचे रहें, मतलब इन चीज़ों से जो वार के टाइम पे होती थी एक्स्ट्रा। बट जैसे अब तो वो समुद्र में पहुंच गए, बट कुछ दिन बाद, कुछ ही दिन का खाना होगा ना, कुछ दिन बाद उनके खाना ख़त्म होगा, और वार अगर अभी भी चल रही है तो वो वापस आ नहीं पाएंगे। तो फिर वो करेंगे क्या, तो उन्हें दूसरे शिप पे अटैक करना होगा। वो यही करते थे कि दूसरे शिप पे अटैक करके उनका खाना वाना ले लेते थे, और फिर धीरे धीरे जब यही करने लगे, वो जब वार बहुत लंबी चली और उनको समुद्र में ही रहना पड़ा, तो वो यही करते थे। फिर इसको अपना एक प्रोफेशन बना लिया उन्होंने। बट ये वो लोग थे जिनको मजबूरी ने पायरेट्स बनाया था, जो वॉर के चक्कर में बने थे। और कुछ लोग जैसे वाइकिंग्स लोगों की बात करें तो वो दूसरी जगह पे बस लोगों को लूटने ही जाते थे, उनका कोई मजबूरी नहीं था। वो मतलब एज ए एक्सप्लोरर भी थे, और बस लोगों को मार के उनका सामान लेना था उन्हें। और जो मतलब एडवेंचरस लोग थे, जो सच में मतलब नई जगह देखना चाहते थे, नई जगह को मतलब एक्सप्लोर करना चाहते थे, तो वो लोग तो उसी पर्पस के साथ निकलते थे। फिर बीच में कोई मिल गया तो अलग बात है ना, मतलब उनको भी उस चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ता था। बट अगर ओवरऑल पायरेसी को देखें ना, तो ये कोई एडवेंचरस प्रोफेशन नहीं था, ये एक डेडली प्रोफेशन था। क्योंकि ना इसमें हर समय खतरा होता था कि कब उन पे अटैक हो जाए, कब अगर कोई पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होगा, और फिर उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी, वो भी टॉर्चर वाली। मतलब तुम्हें सूरज देखने को ही ना मिले, जैसे होता नहीं काल कोठरी वोठरी में डाल देते थे, वैसे ही उनकी पूरी लाइफ के लिए उनको डाल देते थे। बट इन सब के बावजूद ना पायरेट्स ने अपना एक एरा चलाया, जो कि 16 सेंचुरी से 20 सेंचुरी तक चला, जिसमें उन्होंने समझ लो समुद्र में पूरे राज ही किया, जिससे बड़े बड़े एम्पायर भी डरते थे। अब इससे पहले ये देखें कि कितने कितने तरह के पायरेट्स थे। पहले ये देखते हैं ना कि इन पायरेट्स की शिप काम कैसे करती थी। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा होगा कि इनकी शिप कैसे काम करती थी, क्योंकि वो तो बस हवा से चलती थी ना, तो इसमें समझना क्या है। बट देखो ऐसा मतलब है नहीं, क्योंकि अगर पायरेट्स की शिप सिर्फ हवा से चलती थी तो ये बात तो सही है, बट अगर हवा की डायरेक्शन अपोजिट है और उनको हवा की उल्टी डायरेक्शन में जाना है, मतलब जिधर से हवा आ रही है उनको उसी डायरेक्शन में जाना है, तो कैसे जाते होंगे? क्या वो वेट करते होंगे कि हवा की डायरेक्शन चेंज हो तब मैं जाऊं? बट इस तरह तो कई दिन लग सकते हैं ना हवा की डायरेक्शन चेंज होने में, तो दिनों तक थोड़ी एक जगह पे वेट कर सकते हैं भाई। तो इसीलिए ना वो वेट नहीं करते थे, मतलब उनकी शिप ऐसी थी कि वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती थी। अब आइए देखते हैं वो कैसे। तो पायरेट्स की शिप में ना शेल होता था। शेल मतलब वही जो बड़े बड़े पर्दे लगे होते थे, या कपड़े बोल लो, उन कपड़ों को मतलब शेल बोलते हैं। और वो शेल ना बाहर की तरफ से कर्व होता है और अंदर से एकदम मतलब फ्लैट टाइप का, जिसमें ना पायरेट्स की शिप जब हवा से 45 या 75 डिग्री बना के जाती थी, मतलब डायरेक्ट हवा के अगेंस्ट में नहीं जाती थी, हल्का टिल्ट होके एग्जैक्ट मोशन में। तो उससे क्या होता था, जो सामने से हवा आ रही है ना, वो उन सेल के दोनों तरफ से जाती थी, सिर्फ सामने से नहीं, दोनों तरफ से, क्योंकि वो 45 डिग्री जैसे बना हुआ है तो ऑब्वियस है उस दोनों तरफ से जाएगी हवा। बट ये दो तरफ हवा जाने से होता क्या है, तो देखो जो हवा बाहर से जा रही है, सेल के बाहर से, तो जैसे मैंने बताया सेल कर्व सरफेस में था ना, तो हवा को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है उस सेल को क्रॉस करने के लिए। और जो हवा पीछे के डायरेक्शन से जाती है उसको बस सीधे जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो सरफेस ही नहीं है, डायरेक्ट जा सकती है। तो इन्हीं दो सरफेस के चक्कर में ना हवा की दो अलग अलग स्पीड हो जाती है, मतलब आगे वाली हवा तेज से जाती है, पीछे वाली धीरे धीरे। इसको मतलब इस बात से समझ सकते हो ना, जैसे पाइप नहीं होता, पाइप से जब पानी वानी ट्रांसफर करते हैं, तो जैसे पाइप का आगे वाला हिस्सा पकड़ लोगे तो देखोगे पानी बहुत प्रेशर से निकल रहा है, बहुत स्पीड से निकल रहा है।
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी को ना उतना ही निकलना पड़ता है। जैसे 1 सेकंड में समझ लो, ऐसा एज्यूम कर लो, बहुत सिली बात है, समझ लो 1 सेकंड में 1 लीटर पानी निकलता था, तो अब मैंने इसको दबा दिया तो उसका एरिया कम हो गया, तो स्पीड ज़्यादा रहेगी तभी तो 1 सेकंड में 1 लीटर पानी निकल पाएगा, तो इसलिए पानी की स्पीड बढ़ जाती है वहाँ पे। ऐसे ही हवा को जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है तो वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, वो बढ़ जाती है, कुछ एरोडायनेमिकल स्ट्रक्चर की वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो अब देखो, अब स्पीड बढ़ गई, मतलब आगे की स्पीड बढ़ गई और पीछे की वही रही, बट इससे हुआ क्या? तो देखो उससे हुआ ये कि स्पीड की कम ज़्यादा होने की वजह से ना दो साइड में अलग अलग प्रेशर बन गए। जो सामने ज़्यादा तेज वाली हवा है वो कम प्रेशर लगा रही है, और जो पीछे वाली हवा है वो ज़्यादा प्रेशर लगा रही है। तो जब पीछे से ज़्यादा प्रेशर लगता है तो वो शिप आगे चलने लगती है। तो देखो अब तुम लोग के माइंड में ये होगा ना कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए ना, बट देखो ऐसा है नहीं। क्योंकि एक एग्जाम्पल लेके देखो, अगर किसी चीज़ को तुम्हें ढकेलना है तो तुम उसको तेजी से चल के ढकेल पाओगे या फिर एक जगह रुक के कम स्पीड में? तो भाई ऑब्वियस है तुम कम स्पीड में ढकेल पाओगे उसे, क्योंकि अगर तेज चलोगे तो तुम उसके कांटेक्ट से ही आगे निकल जाओगे। इसी तरह जब हवा तेज चलती है तो वो सरफेस के कांटेक्ट पे जो छोटे छोटे एयर के मॉलिक्यूल होते हैं वो ज़्यादा देर तक कांटेक्ट में रहते ही नहीं है कि प्रेशर लगा पाए, और पीछे वाली हवा जो कि धीरे धीरे चल रही वो प्रेशर लगाए जा रही है, तो इसी चक्कर में शिप आगे चलने लगती है। अब देखो इतना साइंस पता नहीं उन पायरेट्स को पता था कि नहीं, बट वो टैक्टिक्स जानते थे कि ऐसे करूँगा तो शिप आगे जाएगी, तो शायद वो बस यूज़ करते हो ऐसे। और अब आते हैं टाइप्स ऑफ पायरेट्स पे। तो पहला है कैरिबियन पायरेट्स। कैरिबियन पायरेट्स ना कैरिबियन सी के आसपास वाली जगह से थे, कैरिबियन सी जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। और इन कैरिबियन पायरेट्स के लिए ना समुंदर एक प्लेग्राउंड की तरह था, क्योंकि देखो ये लोग छोटे छोटे आइलैंड से थे उसी समुंदर के आसपास, तो बचपन से ही इन लोग का आना जाना रहता था, तो इसलिए इनके लिए आसान था वो प्रोफेशन चुनना। और इनकी स्टार्टिंग ना 17वीं सेंचुरी से हुई थी। उस टाइम पे स्पेनिश एम्पायर ही डोमिनेट कर रहा था उस एरिया में, मतलब स्पेनिश एम्पायर की चलती थी उस रीजन में, नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में। और फिर ना तो जैसे स्पेनिश एम्पायर और यूरोप के बीच में ना बहुत सारा ट्रेडिंग होता था, जिसमें शिप्स में गोल्ड और ये सिल्वर और भी पता नहीं क्या क्या जाते थे, तो वो शिप ना इन पायरेट्स के निशाने पे आ जाती थी और वो उसे लूट लेते थे अटैक करके। और फिर जैसे 1630s में कैरिबियन पायरेट्स ने इनकी शिप पे भी अटैक किया, स्पेनिश शिप पे मतलब, और कई सारे ठिकानों पे भी इनके अटैक कर दिया। और इनके अटैक करते ही इनको और पायरेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया, जो कि जैसे फ्रेंच मैन, डच मैन, इंग्लिश मैन, वहाँ के पायरेट्स थे। तो ये ना स्पेनिश एम्पायर के लिए एक सीरियस थ्रेट बन गए थे। और बस इतना ही नहीं, 1671 में इन पायरेट्स ने ना पूरा एक सिटी कैप्चर कर लिया था, पनामा की एक सिटी थी। तो फिर उसके बाद ना स्पेनिश एम्पायर ने इस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और अपनी खुद की हंटिंग शिप उतार दी, जिसको प्राइवेटरिंग बोलते थे, जो कि होते वो भी पायरेट्स ही थे, बट उनको गवर्नमेंट फंड करती थी, मतलब वो स्पेनिश एम्पायर। तो फिर इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए ना फिर पायरेट्स कम हो गए धीरे धीरे, कैरिबियन पायरेट्स। और कुछ फेमस कैरिबियन पायरेट्स के नाम जैसे हेनरी मॉर्गन, जिनको बाद में गवर्नर भी बना दिया था जमैका का, और दूसरे हैं एडवर्ड टीच, ब्लैक बियर्ड भी बोलते थे इन्हें, बट ये ना ब्रिटिश के एक बैटल में मारे गए थे 1718 में। और सेकंड अब आते हैं ना बारबेरिक कॉर्सेयर पायरेट्स। ये मतलब एक तरह से अगर बोल सकते हो बहुत ही खूंखार टाइप के पायलट्स थे, और ये अफ्रीकन रीजन में ही मतलब ऑपरेट करते थे। ये इनका ऑपरेशन पीरियड था लगभग 16 सेंचुरी से 19 सेंचुरी तक इन्होंने समुद्र पर राज किया था। और ये ब्रूटल इसलिए थे ना क्योंकि इनका एक रिलीजियस एजेंडा भी था, मतलब इनको पैसे तो चाहिए थे बट इनका एक रिलीजियस एजेंडा भी था। जैसे ये सेम रिलीजन वाली शिप को अटैक नहीं करते थे, और वही कोई अपोजिट रिलीजन का मिल जाए तो उसे भाई बहुत बुरी तरीके से मारते थे, मतलब टॉर्चर वॉर्चर करके उल्टा लटका देना, उनको स्लेव बना लेना। और ये प्राइमरीली ना एल्जियर्स, ट्यूनिस, ट्रिपोली इन पोर्ट्स पे ऑपरेट करते थे, और इन्हीं के चक्कर में इन पोर्ट्स को बाद में बारबेरिक कोस्ट के नाम से जानने लगे लोग। बट फिर आगे चल के इन्होंने क्या किया ना, जैसे ये यूरोपियन कंट्रीज से तो पंगा लेते ही थे, बट ये फिर अमेरिकन से भी पंगा लेने लगे साथ ही में। तो फिर दोनों ने मिल के, अमेरिका और यूरोप ने इन्हें मतलब सप्रेस कर दिया, एकदम कम कर दिया। हालांकि मतलब पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर पाए थे, बट धीरे धीरे ये भी कम होने लगे। तो फिर कुछ फेमस बारबेरिक कॉर्सेयर पायरेट्स जैसे ड्रैगट, जो एक तुर्किश कॉर्सेयर पायरेट थे, जो कि मतलब वॉर को इनको बहुत एक्सपीरियंस था। फिर दूसरे मुराद रईस, जो मोरक्कियन कॉर्सेयर पायरेट थे। 1000 लोगों को इन्होंने मतलब एक सिंगल शिप में पकड़ा था, जो कि 1000 लोग पैसेंजर ही थे।
और फिर तीसरे आते हैं बारबरोसा, जो कि एक टर्किश थे। मतलब इन्होंने भी कई सारी शिप कैप्चर की थी और लोगों को गुलाम बनाया था। और अब आते हैं तीसरे पे, जो कि हैं साउथ चाइना सी रेडर्स। ये वाले सी पायरेट्स ना कई जगह से थे, जैसे चाइना के भी थे, वियतनाम, फिलीपींस, जापान, सब जगह के थे। और इनकी भी ना पायरेसी में एक अच्छी खासी हिस्ट्री है। बट जो साउथ चाइना वाला एरिया है उसमें जो चिंग डायनेस्टी थी उन्होंने इनको एकदम सप्रेस कर दिया था बस उस रीजन में। बट ये और सब रीजन में ऑपरेट करते थे। जैसे 19वीं सेंचुरी में एक चाइनीज़ पायरेट्स जिसको रेड फ्लैग फ्लीट भी बोलते थे, उन्होंने ना एक पूरा रीजन ही टेरराइज कर लिया था। और मतलब अर्ली 20वीं सेंचुरी में जापान नेवी वाले खुद पायरेट्स को ऑपरेट करते थे। बट मिड 20वीं सेंचुरी तक ना वो सब भी कम हो गया। पता है होगा वर्ल्ड वॉर के बाद सब क्या हालत थी सबकी। बट अभी रिसेंटली 2012 में ना एक चाइनीज बोट को अटैक कर दिया था कुछ पायरेट्स ने। जिसको अटैक किया था ना वो एक फिशिंग बोट थी, उनको बताओ अटैक कर दिया था। और 2016 में एक वियतनामीज ऑयल टैंकर था, उसको भी कुछ लोगों ने अटैक किया था, जो कि मतलब पायरेट्स ही थे। और मतलब ऐसा नहीं, मतलब इंडिया और मिडिल ईस्ट कंट्री के बीच में ना बहुत सारे ट्रेडिंग रूट हैं जिन पे ना पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जब कोई कार्गो शिप जाती है तो उसको ना ये पायरेट्स स्पीड बोट लेके अटैक कर देते हैं। और ये पायरेट्स ना बेसिकली सोमालिया के होते हैं, जो कि बहुत ही पुअर रीजन है और वहाँ कोई लॉ वॉ उतना स्ट्रिक्ट है नहीं। और ये इतनी बड़ी बोट को ना स्पीड बोट से इसलिए हाईजैक कर पाते हैं क्योंकि कार्गो वाले शिप वालों के पास ना गन वन होता नहीं है। और मैरी टाइम लॉज और फेडरल लॉज के अकॉर्डिंग जो पोर्ट के हैं कि आप समुद्र में अगर कोई कार्गो वार्गो शिप है तो वो वेपन नहीं रख सकती, क्योंकि फिर इसको ये लोग वार शिप मान लेंगे। तो इसी चक्कर में ना ये पायरेट्स एक छोटी सी स्पीड बोट लेके आके पूरा कार्गो का शिप कैप्चर कर लेते हैं। आपने कई सारी मूवी में देखा होगा। बट धीरे धीरे ना अब ये कम हो रहा है क्योंकि उसके आसपास रीजन की जो गवर्नमेंट है वो मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रही है, धीरे धीरे गार्डिंग बढ़ रही है वहाँ पे, जिससे मतलब पायरेट्स को रोका जा सके। तो बस मतलब इतना ही था आज के वीडियो में। थैंक यू।